सौदा के तोशा ख़ास से मुस्तनसर हुसैन तारड़ के शानदार नावल राख के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे उनके बचपन की। नावल का मरकज़ी किरदार, जैसा कि आपको पता है कि मुशाहिद जो है वो बुनियादी तौर पर खुद तारड़ साहब ने अपने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, अगर जिसमें बहुत कुछ जो है वो अदबी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी है, मगर इसमें बहुत से हक़ाइक़ भी हैं। तारड़ साहब ने अपना बचपन, वो कहाँ पैदा हुए, अपनी फैमिली के बारे में बताया, और कैसे जब वो दुनिया में आए तो उनके दादा को लोग जब मुबारकबाद देने आए तो बहुत से लोगों ने न्योंदरे में बहुत कुछ दिया, तो उसमें जो मल्ला था उनके गांव के पास नदी में जिसकी कश्ती चलती थी, उसका एक कील लेके आया। और तारड़ साहब चूँकि अब्रॉड पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने जिक्र किया कि शायद इसी वजह से मैं पूरी ज़िंदगी सफ़र में रहा, तो उन्हें अल्लाह ने मुल्क भी अपना देखने का बहुत अच्छे से मौका दिया और मुल्कों मुल्कों फिरने का भी। वो अपने वालिद मोहतरम चौधरी अल्लाह दाद की बात करते हैं, क़याम पाकिस्तान के वक्त उनकी सरकारी मुलाज़मत की बात करते हैं, उस वक्त और माहौल की बात करते हैं, और फिर जैसे उन फसादात के टाइम पर जैसे हिंदुओं के इलाकों को आग लगाई गई, जैसे उन्हें तबाह किया गया, और जैसे जूलर मार्केट के हिंदुओं की दुकानें जो थीं वो जलाई गई और राख के वहाँ पर ढेर रह गए, और जब धमाकों की आवाज़ों से चिंगारियाँ उठती थीं, गवार मंडी के घर की छत से उन मनाजिर को देखना, मस्जिद वज़ीर खान को देखना, रंग महल मिशन स्कूल आते जाते हुए एक हिंदू का बुरा हाल देखना जो यहाँ से छोड़ के नहीं गया, उसका सारा घर तबाह हो गया, और फिर कैसे उसे एक दिन कत्ल कर दिया गया, और एक बच्चे की याद में वो अलमनाक जो ट्रेजेडी थी वो हमेशा के लिए महफूज हो गई, और उसकी थिंकिंग में और उस पूरे माहौल के बारे में एक राय या एक तासुर कायम करने में वक्त के साथ साथ कैसे उसको अपने रंग में ढाला, इस सब का जिक्र है। इसमें एक छोटे बच्चे की आरज़ुओं की भी बात है कि कैसे छोटा बच्चा देखता है कि लोग उस राख के ढेर को कुरेदते हैं जो हिंदुओं के उस इलाके में आग लगाने के बाद बन जाता है, और चूँकि उस ज़माने में क्रेन्स कटर मशीन्स नहीं थी, तो वो बताते हैं वो एक पहाड़ की तरह का बड़ा ढेर था जिसमें ज्वेलर्स के बड़े बड़े जो तिजोरियाँ हैं वो भी थीं। तो कहते हैं कि लोग कुछ ना कुछ उसमें तलाश करते रहते थे और वहाँ से उन्हें कुछ सोना कोई चीज़ मिल जाती थी। और इसी में वो एक वाक़े का जिक्र कर रहे हैं कि मेरे वालिद बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, वो महाजरीन के अमानत हर चीज़ को समझते थे, तो जब यहाँ पर एक्सचेंज की गई प्रॉपर्टी और लोगों को अलॉट की गई, तो वो कहते हैं कि कैसे वो हर चीज़ का हिसाब रखते थे, लेकिन मैं छोटा बच्चा था मेरी बाजियाँ मेरे पे चेक रखती थी, और जब मैं स्कूल से आता था तो वो मेरे हाथों के नाखून देखती थी कि उनमें राख तो नहीं लगी हुई, कि उन्हें ये खौफ था कि मैं भी बच्चों के साथ मिलकर वो राख को रेतता हूँगा और लालच में कोई चीज़ लाता हूँगा। और वो बताते हैं कि इस तलाश में उन्हें एक दिन एक सोने का कंगन मिला, और वो कंगन ज़मानों तक उनके लिए अजाब बना रहा कि अपने बाप से कैसे छुपा के रखें, क्योंकि उन्हें पता था कि वालिद बहुत सज़ा देंगे। फिर उनके अपने भाई के साथ रैपो जो उससे फ़िज़िकल कुछ इशू होता है, और ये फ्लैशबैक में भी चलता है, और साथ साथ वो अपनी मौजूदा ज़िंदगी, अपनी मिडल एज को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बरगीता की भी बातें कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आ जा रहे हैं, और साथ साथ माजी के धुंधलकों में से भी बहुत कुछ खोजते नज़र आ रहे हैं। गवार मंडी से फिर अंदरून शहर, अपना स्कूल के ज़माने के दोस्त, उस वक्त के हालात, फिर वहाँ से लक्ष्मी मैंशन में एक फ़्लैट किराए पर लेकर वहाँ शिफ्ट होने का वक्त, वहाँ के जो बच्चे ज़रा बर्गर बच्चे थे उनका तारड़ साहब के हुलिये का मजाक उड़ाना, उनके कपड़ों का मजाक उड़ाना, और उस ज़रा इंग्लिश टाइप जो बच्चे, बड़े इंग्लिश मीडियम टाइप बच्चे हैं, उस ग्रोह में तारड़ साहब की अपनी जगह बनाना, फिर नौमरी का वो टाइम,
और जब एक उनसे 2-3 साल बड़ी शायद उन्हीं की हम उम्र लड़की जो है वो कैसे उनके नेबर्स में उन्हें अट्रैक्ट करती है, समिया, उसकी बातें हैं, वो किस्से हैं। और फिर उनकी ह्यूमन नेचर के लिए जो एक कीन ऑब्जर्वेशन, वो बहुत स्टार्ट से बड़ी क्लियर है। आप नावल को शुरू में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि तारड़ साहब को भले बोलने का, कहने का, लिखने का करीना उम्र के साथ साथ आया, बेशक उन्हें एक बहुत कामयाब लिखारी बनाने में उनके एक्सपोजर का, उनकी ज़िंदगी का, उनके वसी तजर्बात का बहुत हिस्सा रहा हो, मगर जो महसूस करने की और जो देखने की साइट और इनसाइट दोनों उनकी सलाहियत थी, वो गॉड गिफ्टेड है। ये मुमकिन ही नहीं, ये आप खुद अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते। ये खुदादाद सलाहियत आप उनकी बचपन की जो याददाश्त हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी का, स्टूडेंट लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अब्रॉड में, इवन अपने वर्क एक्सपीरियंसेस को वो शेयर कर रहे हैं। वो कमाल है, ऐसा कोई इंसान कर नहीं सकता जब तक कि उसके अंदर ये सिर्फ पैदाइशी ना हो। उनका इल्म किताबी भी बहुत है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत पढ़ते लिखते रहे होंगे, लेकिन जो उनकी आंख देखती है और जैसे उसकी फिर तस्वीर बनाते हैं, और फिर जैसे आप उसे मसाला कह लीजिए, आप उसको तज़ीन व आराइश कह लीजिए, लेकिन फिर कमाल लिखते हैं। और एंड पर उसमें कितनी हकीकत थी, कितना ख़याल, कितना तसव्वुर और कितनी ज़बाइश, कोई समझ ही नहीं पाता। वो आपके सामने एक एक्सट्रीमली आप कह लीजिए कि एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पर उनका काम सामने आता है। जब वो यहाँ पर लक्ष्मी मेंशन आते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आप पाकिस्तान की अदबी तारीख पढ़ रहे हैं इस नावल में। इसमें मंटो साहब का जिक्र है, अपने बचपन की शरारतों का जिक्र है, कितनी बड़ी रियलिटी के बच्चा जिसे तारड़ साहब इस चीज़ के लिए ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं कि उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड का लव लेटर समिया जो इनको लिखती है वो पकड़ लिया है। ये उस तकलीफ़, उस खौफ की भी बात करते हैं, मगर रियलिटी और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का ये मादा है कि भवानी जंक्शन एक मूवी थी हॉलीवुड की, जिसकी बहुत सारी शूटिंग लाहौर में भी हुई और लक्ष्मी मेंशन के भी एक हिस्से में हुई। तो वो वहाँ पर बरमिला इसमें लिखते हैं कि समिया मुझे छत पर इशारे कर रही थी और बुला रही थी, लेकिन लक्ष्मी मेंशन के किस्से को आग लगाई गई थी और एवा गार्डन उसमें भाग रही थी। तो एवा गार्डनर जो हॉलीवुड स्टार है, वो कहते हैं कि जब वो वहाँ भाग रही थी तो मेरी तवज्जो समिया की तरफ नहीं जाती थी, क्योंकि एक सामने खूबसूरत हसीन हॉलीवुड स्टार थी। फिर वो अपने ऑटोग्राफ लेने का जिक्र करते हैं कि कैसे मुझे छोटे होते ऑटोग्राफ लेने का शौक़ था जब कोई पर्सनालिटी आती थी, और फिर इन सारी यादों के साथ कैसे वो अब्रॉड पढ़ने के लिए गए, इसकी बातें होती हैं। ये जो लक्ष्मी मेंशन वाला हिस्सा है, ये बड़े हवालों से मोतबर है। शिकार उनका, उनके भाई का जिक्र जो आगे चल के एक बहुत अहम हमें तारीख के हिस्से की तरफ ले जाएगा, उस किरदार का बचपन कैसा था वो इसका जिक्र कर रहे हैं। वो अब कैसे आपस में एक दूसरे के साथ मामलात को कर रहा है वो इसकी बात करते हैं। उनके भाई का नाम इसमें मर्दान है, और मर्दान बाद में आर्मी में जाता है, और फिर आर्मी में जब वो होता है और उसकी पोस्टिंग जब मशरक़ी पाकिस्तान में होती है, और वहाँ पर वो क्या देखता है, क्या क्या क़यामतें हैं, फिर उसकी बात होती है। और इसी के अंदर ऑटोग्राफ लेने के बाद दुनिया में कुछ करने का, ना सिर्फ लक्ष्मी मेंशन के उस गोरा ग्रुप बच्चों के साथ दोस्ती करने से लेके कैसे तारड़ साहब खुद को ग्रूम करते हैं जब वो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी अयाशियाँ या जो भी हम अखलाकी कबाहतें कह लें मशरिक़ में रहने वाले या स्पेशली हम मुसलमान, मगर वो इसका एतराफ़ करते हैं, वो अपने हर तजर्बे को ऑन करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम हाइड एंड सीक खेलते रहें अपनी पर्सनालिटी को, अपने ज़ात की कमज़ोरियों का हम एतराफ़ नहीं कर सकते,
तो हम उन्हें ठीक भी नहीं कर सकते। आप इस नावल को एक जर्नी समझेंगे, जो एक इंतहाई दुनियादार बच्चा, जिसे मादी दुनिया में आगे बढ़ने का जुनून था, जिसकी नौमरी नौजवानी में हम उसको बेरार भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो उनके तजर्बात हैं, हम उनको ऑन कर रहे हैं। और वक्त के साथ साथ उन तजर्बात के वो असबाब, उनकी बुनियादों का भी जायज़ा लेने के काबिल है। ये क्या कमाल बात है कि हम अपनी ज़िंदगी के हर अमल, अपने हर फेल, अपने हर कॉल को एनालाइज कर सकें। हम दूसरों पर तनकीद करने के बजाय अपने नज़र को वो वुसअत दें कि हम उनको तो जैसे वो हैं एक्सेप्ट करें, मगर जो हम खुद हैं, हमारी जो कमज़ोरी हैं, हमारे जो मनफी पहलू हैं, हम उनका एतराफ़ करें, हम उनके मुज़म्मरात की बात करें, उनके असरात जो हमारी शख्सियत पर हैं उसकी बात करें, हम उनको ठीक करने की कोशिश करें। दूसरों को जानना एक मुश्किल काम है, मगर ख़ुद को जानना, ख़ुद को समझना उससे भी बड़ा और मुश्किल काम है। और फिर ख़ुद को जानना, ख़ुद को समझना, और फिर इस समझ से जो हमें सीख मिलती है वो भी कमाल है। तारड़ साहब की शख्सियत से आपको जो भी गिले शिकवे वो धुलते हुए महसूस होंगे, क्योंकि वो अपनी हर कोताही का, हर कमी का, अपनी हर अखलाकी बेराह रवी का एक पस मंज़र भी बयान करेंगे। और यूरोप में वो यूरोपियन से ज़्यादा आज़ाद ख्याली के साथ रहे, वो इसको एडमिट करेंगे। वो पाकिस्तान में तमाम हदों को यहाँ की जो थी वो पार करके रहे, वो इसका भी एतराफ़ करेंगे। वो इंसान की उम्र के साथ साथ जो उसकी सिर्फ अखलाकी या रूहानी या उसकी मादी ज़रूरियात की बात नहीं करेंगे, उसके जिस्मानी तकाज़े, उन तकाज़ों के नतीजे में एक्सपोजर के साथ आपको कम सिनी में या कम उम्री के तजर्बात हैं, उनकी भी बात करेंगे। वो हमें सादत हसन मंटो, उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निगार, एक्चुअल में वो जो सादत हसन मंटो है उनसे भी मिलवाएंगे। वो बचपन की शरारतों की बात करेंगे और अपने दूसरे नावल किला जंगी में जैसे 37 सीढ़ियों बात करते हैं, और एक स्टेज आती है कि कारी का दिल हर सीढ़ी के साथ बन जाता है, हर जीने के साथ। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी वो 52 सीढ़ियों का जिक्र करेंगे कि लक्ष्मी मैंशन में जो उनका फ्लैट था, वो 52 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते थे, कैसे आते थे, फिर अंधेरे रास्ते में क्या तजर्बात हुए, और फिर यूरोप में उनकी तालीम। और सबसे बड़ी जो एक चीज़, ऐसी चीज़ के नावल पढ़ने वाले को मशाहिद के कैरेक्टर से कराहत फील हो, लेकिन अपने भी एतराफ़ करते हैं कि जहाँ पर एक मुसलमान लड़की यूरोप में उनके हिंदू दोस्त की, दोनों की आपस में बहुत लाइकिंग होती है और इन्हें वो लड़की बहुत अट्रैक्ट करती है, मगर वो लड़की इनको कभी लिफ्ट नहीं करवाती। और इनके अंदर जो क्रोध होता है, जब इनका वो क्लोज़ फ्रेंड इनसे मशवरा करता है मैं इससे शादी करूं, तो जैसे ही उस लड़की को बदनाम करते हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उसको बेराह रो और बदकिरदार कहते हैं और उस शादी को होने से रोकते हैं। उन्होंने अपनी इस कोताही का भी जिक्र किया कि जब हम हसद में, रकाबत में किसी इंसान के पास बेहतर चीज़ देख के गिर जाते हैं अखलाक की हसद, तो इसका भी जिक्र किया। बाद में उन्होंने उम्र के आखिरी हिस्से में अपने उस अमल को ठीक भी किया, क्योंकि जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ यहाँ हम गलत थे, तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे देते हैं कि हाँ हम वहाँ गलत थे, लेकिन अब हम ठीक हो सकते हैं, हम एक नया रास्ता चुन सकते हैं। और आप नावल में सारी गलतियों के एतराफ़ के साथ वो दुरुस्तगी का रास्ता भी उन्हें चुनते देखेंगे। इसीलिए मैं राग को वो नावल समझती हूँ जो बतौर कारी, और शायद मेरा ख्याल है कि बतौर खातून और एक मशरक़ी खातून, जो चीज़ें शायद मुझे नागवार थी, बहुत नापसंद थी, जहाँ पर मेरा एक डिस्कम्फर्ट रहा, जो एतराज़ मुझे हमेशा रहा, लाज़िम था मैंने तारड़ साहब को अपनी चॉइस से पढ़ाया, मेरे पर ये चीज़ इम्पोज नहीं की गई थी। मैंने जब कामों को सिलेक्ट किया तो उसके पीछे जो मेरा अपना एक गौर व फिक्र था, अपनी एक सोच थी, यकीनन तारड़ साहब के काम के इंतखाब में उसने मुझे मदद दी। लेकिन ये बात मेरे अंदर कहीं बस गई थी कि जैसे टाइटैनिक में अगर कुछ बेहुदा सीन्स ना भी होते, तब भी वो एक बड़ी फिल्म थी।
शानदार फिल्म थी। उसके मनाजिर, उसकी पिक्चराइजेशन, सब कुछ एक्सीलेंट था। ऐसे ही मुझे हमेशा लगा कि तारड़ साहब के नावल बड़े अच्छे होते अगर उनमें वो चीज़ें शामिल होती। लेकिन बहरहाल हम पूरी दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें राइटर्स बहुत कुछ करते हैं और हम इस पर एतराज़ नहीं उठाते, तो फिर तारड़ साहब पर क्यों? और यूँ भी तारड़ साहब बज़ाहिर तो लिखारी हैं, लेकिन मैं तो उनको राख में इससे बढ़कर कुछ देखती हूँ। मसलन मुझे तो वो एक ज़बरदस्त वकील नज़र आए जिन्होंने खुद को डिफेंड बड़े अच्छे तरीके से किया। मुशाहिद के किरदार की अगर उन्होंने परतें उतारी हैं, उसकी खराबियों को, उसकी अच्छाइयों को पोर्ट्रे बड़े अच्छे से किया, उसके रवैयों को, उसकी टोन्स को, उसके अपनी फैमिली के लिए लबो लहजे को, उसके ख़वातीन की तरफ रुझान को, तो वहीं पर उन्होंने उसके पस मंज़र से भी क़ारीन को आगाह किया। और मुझे कभी कभार इस नावल के लिखने में बहुत सारी चीज़ों के अलावा कहीं ये ख्याल भी पेश नज़र आता है कि जैसे तारड़ साहब ने इसमें अपने एक दांत के झड़ने की बात की है कि वो जब बेसन में गिरा और उससे मुझे जो ज़वाल का एहसास दिलाया, तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी सेहत पर एक ऐसा वक्त रहा होगा कि उन्हें उस वक्त अंदाज़ा होगा फर्स्ट टाइम कि आप वो बूढ़े हो रहे हैं। और ये एक ऐसा वक्त है कि जब वो कहते हैं ना, आप पूरी दुनिया फिर के और इन जैसे बड़े आदमी, कामयाब आदमी ने जितना एक्सपोजर देखा, जितना नामवरी देखी, तो ऐसी शोहरत, ऐसे एक्सपोजर के बाद आप यकीनी तौर पर ये सोचते हैं कि अच्छा बस वो तो एक पल में सब गुजर गया और मौत सामने खड़ी, ज़वाल का वक्त आ चुका है। तो इस रियलाइजेशन ने मुझे कहीं लगता है कि नावल को इनसे शुरू करवाया होगा। वैसे भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले 50 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ करने वाले काबिल तरीन मुसन्निफ़ हैं, तो यकीनी तौर पर उन्होंने इसको ज़्यादा महसूस किया होगा। सो ये मुशाहिद की कहानी है, उसके दोस्तों की कहानी है, उसके तजर्बात की कहानी है, और फिर बच्चा मुशाहिद नौउम्री से नौजवानी, फिर उसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद वो बाहर की दुनिया में क्या महसूस करता है और उसकी शख्सियत में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि तारड़ साहब इसमें कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर मगरबी हो गए थे, अपनी सोच के एतबार से, रखाव के एतबार से, जीने के ढंग के एतबार से। वो कहते हैं कि मैं एक मुकम्मल यूरोपियन माइंड सेट के साथ वापस आया। मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान में अब दोबारा से ख़ुद को कर नहीं सकता एडजस्ट, लेकिन चूँकि मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था, मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी। फिर वो पाकिस्तान आने के बाद वही 52 सीढ़ियाँ उतरने वाले फ्लैट में भी आते हैं। वो अपने बाप की मौत के बाद वो जो ख़ास गर्मियों में लगाई जाती थी, उसे गीला किया जाता था ताकि ठंडे रहे कमरे, तो वो कहते हैं मैंने बाप की वो ड्यूटी भी संभाली। फिर वो ये भी कहते हैं कि वो जॉब्स में क्यों नहीं सेट हुए, चूँकि उनकी टेक्सटाइल के अंदर डिग्री थी, और फिर कब उनका सफ़र लिखने पढ़ने की तरफ शुरू हुआ, तो ये वाला भी सफ़र का एक हिस्सा है। और ये सफ़र उनका आगे से आगे बढ़ता जाता है, और ये ख़त्म कहाँ होता है? जहाँ उनके भाई मर्दान का इंतकाल होता है, और जहाँ फ़ातिमा, जो कि कभी उन्हें पसंद आई थी और जिसकी शादी को रोकने के लिए उन्होंने उस पर बहुतान तराज़ी की थी, वो भी इनके पास वापस आती है। लेकिन हम मुशाहिद के इस किरदार के बाद इसके दूसरे अहम किरदार ज़ाहिद कालिया की बात करेंगे अगले हिस्से में।